ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया कि बाकी? चलो, एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल, क्या मतलब होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? When light travels from an optically denser medium to rarer medium, at the interface it is partially reflected back into same medium and partially refracted to the second medium. Okay, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा मतलब आगे के मीडियम में जाएगा. दिस रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन. When a ray of light enters from denser medium to rarer medium, it bends away from normal. अगर मानो कि ये मेरा नॉर्मल है और मैं इंसिडेंट एंगल 0 रखता हूं, बराबर, तो विथआउट रिफ्रैक्शन वो निकल जाएगा. आया समझ में? बट अगर मैं कोई इंसिडेंट, देखो ये नॉर्मल है O1 पॉइंट पे, वहां पे इंसिडेंट एंगल कौन सा है I, तो वो बेंड तो होता है लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल. दिख रहा है या ना? चलो, नाउ तो यहां पे यू कैन सी इट इज अ पार्शियली रिफ्रैक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्ट. अगेन मैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल इंक्रीज करता हूं इस पॉइंट पे, बराबर, तो अगेन वो क्या हो गया, पार्शियली रिफ्रैक्टेड, पार्शियली रिफ्लेक्ट. बट अगर मैं इस एंगल पे आता हूं, वहां पे रिफ्रैक्टेड वाला रे बिकम पैरेलल. यस और नो? सिर्फ पैरेलल हो गया. आया समझ में? यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल ज्यादा था, दिख रहा है, बट जैसे मैं आगे गया कम हो गया, और यहाँ पे तो दोनों एक ही हो गए, जो सरफेस को पैरेलल बन गया. एंड दिस इंसिडेंट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. एंड फॉर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इट्स टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, एंड दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, AO1B in a figure, incident ray AO is a partially reflected O1C and partially transmitted O1B. Okay, तो A refracted हो गया O1B and O1C reflect हो गया. बता दिया. रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा है? R, that being larger than what? That means कि वो बेंड हो रहा है away from the normal. Okay, towards the normal होता है तो रिफ्रैक्शन एंगल कम, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है तो रिफ्रैक्शन एंगल ज्यादा, मोर. एज द एंगल as the angle of incident increases, so does the angle of refraction till the ray AO3 and the angle of refraction is okay. जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है. कौन से रे के लिए? अप टू नाउ कौन से रे के लिए? AO3. और AO3 के बाद वो एंगल कौन सा हो जाता है? π/2. देखो दिख रहा है π/2. तब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो सरफेस को क्या बन जाएगा? पैरेलल. क्या बन जाएगा? पैरेलल. बात क्लियर? द रिफ्रैक्टेड रे इज बेंड सो मच अवे फ्रॉम द नॉर्मल दैट इट ग्रेजेस द सरफेस एट द इंटरफेस बिटवीन द टू मीडिया, एंड दिस इज शोन बाय AO3D रे. दिख रहा है AO3D. जो भी मैंने आपको O1, O2, O3 पॉइंट पे एक्सप्लेन किया था वर्बली, वो सारी बातें नीचे लिख के बतानी है. वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स में यही कहानी है. अगर आपको फिगर ड्रॉ करना आता है, देन एक्सप्लेन द फिगर. इज इट क्लियर अप टू नाउ? द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द रिफ्रैक्शन एंगल बिकम π/2. एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा हो गया? π/2. दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. द डेविएटेड रे ऑब्टेन आफ्टर इंसिडेंस एट द क्रिटिकल एंगल, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल रे. ओके, ये जो डेविएटेड रे है उसको हम क्रिटिकल रे भी बोल सकते हैं. रिफ्रैक्टेड रे जो था उसको क्रिटिकल रे बोल सकते हैं. कोई डाउट? Okay, if the angle of incident is increased still further, then the ray AO4 refracted is not possible and incident ray is totally reflected, and this is called, बताया था मैंने लास्ट के लिए, तो उसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब आगे की बात करें, when the lights get reflected by the surface, normally some fraction of its get transmitted. Okay, अगर जनरली कोई सरफेस के थ्रू, मानो कि ये सरफेस है, यहां से मैंने रे को इंसिडेंट किया और वो नीचे आए, ऐसे रिफ्लेक्ट हो, क्या हो? रिफ्लेक्ट, और वही मीडियम में वापस आए, तो कुछ पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है, बराबर. प्रैक्टिकली कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो सकता है. अगर हम 100% मान ले, मतलब कि दैट इज अवर एजम्पशंस. बाकी कुछ तो लाइट बाहर आने वाला है. ओके, द रिफ्लेक्टेड रे देयरफॉर इज ऑलवेज लेस इंटेंस देन, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी इंसिडेंट रे की ज्यादा है और रिफ्रैक्टेड रे की क्या है? कम है. बट वो कब? जब सरफेस पे रिफ्लेक्ट हो. मिरर से रिफ्लेक्ट हो तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मिरर पे जो भी इंसिडेंट किया था वो सब क्या होने वाला है?
रिफ्लेक्ट होने वाला है। आया समझ में? वो ट्रांसमिट होने वाला नहीं है। क्लियर हुआ? हाउएवर द स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस में भी ओके, चाहे आप जितना भी स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो, आपको ऑलवेज लेस इंटेंसिटी मिलेगी रिफ्लेक्टेड रे की। किससे? इंसिडेंट रे से। इन अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन द अदर हैंड नो ट्रांसमिशंस ऑफ टेक प्लेस। ओके, बट मैंने एकदम गलत समझा है, अगर आपने थोड़ा शांति से ध्यान दिया हो तो। जो मैंने समझाना था मिरर के लिए वो मैंने बोल दिया सरफेस के लिए। ओके, अगर हम मिरर लेते हैं तो क्या होता है कि, या प्लेन मिरर लेते हैं तो रिफ्लेक्शन में कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है मिरर के अंदर, ओके, या स्प्रेड हो जाती है, इसीलिए इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम। लेकिन सरफेस के थ्रू अगर हम कराए तो देखो यहां पे ट्रांसमिटेड कंपोनेंट ही नहीं बचा। आपने देखा, पहले था, फिर क्रिटिकल पे गायब, और क्रिटिकल से ज्यादा पे बिल्कुल गायब। नो वन कंपोनेंट ट्रांसमिटेड अहेड। यस और नो? हाँ या ना? तब जाके यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो वो चीज मुझे यहाँ पे समझानी थी, मैंने उल्टा उल्टा बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। द रिफ्लेक्टेड रे देयरफॉर ऑलवेज लेस इंटेंस इन द विच रे? इंसिडेंट रे। जब हम रिफ्लेक्टेड हम रे को या लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू द व्हाट? सरफेस। चाहे सरफेस आप जितना भी स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग क्यों ना ले लो, बट अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लो आप दूसरी साइड, तो यहाँ पे कोई ऐसा ट्रांसमिशन होने वाला नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर आपको परफेक्ट इमेज चाहिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से लो। किससे करवाओ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। नहीं, रेडर टू डेंसर में तो क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो फिर होगा ही नहीं, है ना? हम डेंसर टू किस में जाएंगे? रेडर में जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ एट द पॉइंट O3 N1 sin IC इक्वल्स टू N2 sin पॉइंट O3 पे हमने क्रिटिकल एंगल लिया था। कौन सा एंगल लिया था? क्रिटिकल। अब साइन आर का साइन आर N2 हो जाएगा नीचे, N1 अपन N2 sin IC इक्वल्स टू साइन आर। साइन आर कितना लेना है? 90। साइन 90 कितना होगा? 1। N1 अपन N2 क्या हो जाएगा? N12। तो N12 इक्वल्स टू नीचे जाएगा साइन 1 अपन साइन IC। क्रिटिकल एंगल को कभी कभी C बोलते हैं, तो साइन C भी ले सकते हैं। 1 अपन साइन C गिव यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि अगर हम डेंसर मीडियम को क्या मान ले? डेंसर मीडियम को मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n मान ले। आउटर मीडियम रेयर जो है उसको हम मान लेते हैं एयर, जैसे हमने यहाँ पे लिया। ओके, यहाँ पे पहले N21 है। N21 एक्चुअली में क्या था? N1 अपन N2। मैं उल्टा करूँ तो N2 अपन N1। ओके, रुको मैं बता ही रहा हूं। N1 अपन N2 इक्वल्स टू साइन आर अपन क्या हुआ, जिसको मैं अभी से लिखने वाला हूं। साइन आर साइन 90 था, 1 हो गया। बट यहाँ पे N1 जो है ना, वो किसके लिए? डेंसर मीडियम के लिए। देखो आई कौन से मीडियम के अंदर है? N1 मीडियम के लिए, क्योंकि आई के साथ क्या लिया था? N1 लिया था। और N2 कौन सा है? ऊपर वाला। तो N1 अपन हाँ, IC इंसिडेंट है, उसमें उस मीडियम को हमने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कौन सा दिया है? N1 साइन IC। IC क्रिटिकल एंगल और C भी क्रिटिकल एंगल। कभी कभी क्रिटिकल एंगल के लिए सिंबल IC लिखा जाता है या C लिखा जाता है। नहीं, क्रिटिकल एंगल इसी को बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल को। रिफ्रैक्टेड एंगल तो उस वक्त कितना हो जाएगा? 90, इसलिए साइन 90 क्या हो गया? 1। बात क्लियर? अब मैं ये समझाना चाहता था कि N1 वो मीडियम है, डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम की डेंसिटी को क्या बोलते हैं? N। और बाहर L रखे तो N2 क्या हो जाएगा? 1। तो फॉर्मूला एक रेडी हुआ, N इक्वल्स टू 1 अपन, है या ना? तो इस तरह से याद रखते हैं, N इक्वल्स टू 1 अपन साइन C। अगर आपको प्रिज्म दे दे, क्या दे दे? प्रिज्म। बोले कि प्रिज्म मेड फ्रॉम द ग्लास 2.42, आगे आने ही वाला है 2.42 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? तो आप यहाँ पे 2.42 रखोगे, फिर रेसिप्रोकल करोगे, इससे दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा? साइन C इक्वल टू 1 अपन n होगा। n का वैल्यू रखा, वहां से आपको क्या मिल जाएगा? साइन C। और वहां से आपको साइन इनवर्स करके क्या मिलेगा? C। क्रिटिकल एंगल कितना मिलेगा? ऑलमोस्ट 40 के अराउंड मिलता है। ओके, तो आप उससे ज्यादा एंगल पे किसी लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट करोगे तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फील करेगा। तो ए वाला फॉर्मूला आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है, याद रखोगे? ओके देखो, N21 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था वो नीचे भी है। N1 को क्या लिया? N2 को क्या लिया? 1। तो N1 अपन 1 इक्वल्स टू
साइन आई सी इक्वल्स टू साइन आर था, साइन आर क्या हो गया 1, इस वाले फॉर्मूला में लिखा n1 का n अपन 1 साइन आई सी साइन आर दिख रहा है, तो मुझे n चाहिए तो ये नीचे चला जाएगा, तो n इक्वल्स टू 1 अपन साइन आई सी। तो देखो मैंने अभी गैस के सॉरी किसके लिए बताया था, ग्लास के लिए। एक्चुअली मैंने बोल दिया था वो दोनों चीज़ अलग अलग थी। मैंने 2.42 बोला था, वो एक्चुअली ग्लास का नहीं डायमंड का था। तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कौन सा आता है 24.1 डिग्री, और जो मैंने 42 बोला था वो ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है 1.5। तो आप 1/1.5 करके पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेके साइन के टेबल में जाके भी ये एंगल फाइंड कर सकते हो। बट दूसरा ऐसा लंबा कौन करेगा, इसलिए याद भी रख सकते हो। आया समझ में, डायमंड का भी याद रखना है, ग्लास का भी याद रखना है। याद रखोगे ना, आया ना, पक्का।
Explain experiment which represents the total internal reflection. So take the beaker with clear water in it and stir the water with a few times with a piece of soap so that it becomes little turbid. Turbid मतलब कि थोड़ा dense liquid बनेगा. Take laser pointer and shine the beam through the turbid water. यहां से आपको इंसिडेंट करना है. ओके और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ मिडल में. तो आपको रियल में दो चीज दिखेगी, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर. ओके फिर आपको लेजर को इस साइड शिफ्ट करना है. तो धीरे धीरे करके क्या करेगा, ये एंगल बढ़ेगा. आपको कोई एक एंगल पे ये नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा. आया समझ में? नाउ लेजर को इस तरह से सेट करो कि ऊपर यहाँ पे जो इंसिडेंट कर रहे हो वो यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके इधर आए. तो इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर लिया और इसमें भी. आया समझ में? क्वेश्चन आया तो बस 3 फिगर्स ड्रॉ करके बताना है. यू विल फाइंड द पाथ ऑफ द बीम इनसाइड द वाटर साइंस ब्राइटली. टर्बिड वाटर के अंदर पाथ ऑफ लेजर दिखेगा आपको. शाइन द बीम from below of the beaker such that it strike the upper water surface at the other end and undergo the partial reflection as shown by the figure A, and at spot on the table below the partial reflection which comes out from the air and is seen as a spot of the roof figure. बता रहा इन लोगों ने क्या बताया कि पार्शियली उसका रिफ्रैक्शन होगा जो रूफ पे दिखने मिलेगा डॉट, और पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा जो डॉट आपको टेबल पे दिखने मिलेगा. कहां पे दिखने मिलेगा? टेबल पे. आया समझ में? आया ना? ओके आगे की बात करते हैं. नाउ डायरेक्ट द लेजर बीम फ्रॉम वन साइड ऑफ द बीकर सच दैट इट स्ट्राइक्स द अपर सरफेस ऑफ द वाटर मोर ऑब्लिकली फ्रॉम द इन एज शोन इन द फिगर बी. अब देखो यहाँ पे जो एंगल था वो कम था, हमने इसको आगे ले गए और एंगल को क्या किया? इंक्रीज. दैट्स वाई सरफेस पे टोटल क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्योंकि क्रिटिकल एंगल से वो एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज. जस्ट आपको फिनोमिनन को प्रोसीड्यूर के फॉर्म में बताना है. एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ लेजर बीम अंटिल यू फाइंड द एंगल फॉर विच द रिफ्लेक्शन अबव द वाटर सरफेस इज टोटली. आपने ट्यूब पकड़ के रखी है, नीचे से लेजर कर रहे हो, एक पॉइंट ऊपर दिख रहा है, एक पॉइंट नीचे दिख रहा है. आप उसका एंगल एडजस्ट करो, ऊपर वाला पॉइंट बंद हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाला पॉइंट दिखेगा, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी धीरे करके. ओके चलो. दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन as its simplest one. Pour this water in a long test tube and shine the laser light from the top as shown in the figure. Now you can see, fill the solution in a long test tube. Okay? और वापस आप ऊपर से उसमें लाइट इंसिडेंट करोगे, डायरेक्शन को एडजस्ट करोगे such that it's totally internally reflected every time when it strikes the wall of total internal reflection, total internal reflection, total internal reflection. इस तरह से आगे बढ़ेगा. टेस्ट ट्यूब में से बाहर नहीं आएगा. आया समझ में? आया ना? यस और नो? दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन द विच फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर्स. धीरे करके हम उसी पे जाने वाले, ऑप्टिकल फाइबर्स पे. ऑप्टिकल फाइबर इज वन टाइप ऑफ केबल विच कैन यूज इन अ ट्रांसमिशन ऑफ द ऑप्टिकल सिग्नल्स. अगर केबल्स होता है तो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कैरी करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है. वाइट लाइकवाइज ऑप्टिकल फाइबर्स कौन से सिग्नल्स को कैरी करेगा? ऑप्टिकल सिग्नल्स को. Where the phenomena of total internal reflections can be observed? Mirage, diamond, prism and optical fiber. तो सबसे पहले mirage formation की बात करते हैं. On a hot summer days, air near the ground become hotter than the air at a which level? Higher level. The refractive indexes of the air increase with, अगर density बढ़ता है तो refractive index बढ़ता है. आया समझ में? Hotter air is a less dense, मतलब उसका refractive index कम है. And smaller मतलब कम हो गया ना, डेंस, एंड दैट्स वाई स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द विच एयर? कूलर एयर. ओके कूल एयर कहां पे होगी? हॉट डे में अप साइड होगी, और ग्राउंड के कांटेक्ट में एयर जो है वो हॉट होगी. बराबर. मतलब कि ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है नीचे का, यानी कि वो हॉटर मीडियम टू कूलर मीडियम टू हॉट मीडियम की ओर रे ट्रैवल करा है, यानी कि बिगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू स्मॉलर या लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बिगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसर मीडियम, तो डेंसर टू रेयर मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है. तो दैट इज गो फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कंटिन्यूअसली वो नॉर्मल से कैसा होता जाएगा? अवे. सो इन एयर करंट आर, इफ एयर करंट आर स्मॉल, that is the air is still in a optical density
एट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर इंक्रीज विद ऑप्टिकल डेंसिटी की जो है, इन शॉर्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप बोल लो, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे क्या होगा, कम चेंज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू द हाइट. एज अ रिजल्ट लाइट फ्रॉम द टॉल ऑब्जेक्ट सच एज ट्री passes through a medium whose refractive index decrease towards the, मानो कि ये ट्री है और ये ट्री में मेरा लाइट ट्रेवल कर रहा है या काफी सारे रेस निकल रहे हैं, बराबर. जैसे वो ग्राउंड पे आएगा तो वो किस में से पास होगा, इट्स अ पासेस थ्रू मीडियम whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज टुवर्ड्स द, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्राउंड की ओर क्या हो रहा है, डिक्रीज. मानो कि अगर कुछ भी नहीं होता तो ऐसा सीधा दिखता, बराबर. बट यू कैन सी ओवर हियर कि वो डिक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कंटिन्यूअसली बैंड हो रहा है ना. और बैंड होके फिर किसके आई में जा रहा है, ऑब्जर्वर की आईस उसको सीधा ट्रैक करेगी. तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म हो रहा है, वाटर मीडियम है उसके आजू बाजू में और उसमें क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है. देखा होगा ना आपने सबने मिरेज, है या ना. समर में दूर से आपको क्या दिखता है, पानी जैसा दिखता है ना, और अगर कोई ट्री है तो उसका उसके अंदर इमेज दिखता है बाजू में. क्लियर. तो दिस इज द थिंग, कांस्टेंट होता है तो फिर रे सीधे सीधे ट्रैवल करते हैं. Okay, thus the ray of light such of object successively bends away from the normal and undergoes the total internal reflection if the angle of incidence for the air near the ground exceeds the critical angle. Okay, like this. जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, अगर वो क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर लेगा तो देखो ऊपर की ओर जाने का ट्राई कर रहा है, मतलब टोटल इंटरनल क्या हुआ, रिफ्लेक्शन. टू डिस्टेंस ऑब्जर्वर द लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम समवेयर बिलो द, और इसलिए दूर वाले ऑब्जेक्ट में ऐसा लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, बिलो फ्रॉम ग्राउंड. ओके, एंड द ऑब्जर्वर नेचुरली assume that light is being reflected from ground and say by pool of water near the which object, and such inverted image of distant tall object causes optical illusion to observer which is known as mirage. It is not reality. आप समर में जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पहले वो वाटर का पुल दिखेगा, जब आपकी कार वहां पे नजदीक जाती है तो आपको वो नहीं दिखेगा. बात क्लियर. तो इट्स जस्ट ऑप्टिकली इल्यूशन. This type of mirage is especially common in a hot desert while moving in a bus or a car during a hot summer day. Distant patch of road, especially on a highway, appears to be a wet. Okay, वो क्या होगा, आपको appears लगेगा, मतलब कि आपको appear होगा कि वो wet है, pool of water वहां पे है, but you do not find any evidence of wetness when you reach that. Okay, नजदीक पहुंच जाओगे तो नहीं दिखेगा. क्यों, क्योंकि बहुत हाइट डिफरेंस आए या लेंथ डिफरेंस आए तब जाके वो लेयर्स के डेंसिटी में डिफरेंस बनेगा, तब जाके ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंस बनेगा, तब जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. आप नजदीक पहुंच गए, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन कांस्टेंट, कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखने मिलने वाला नहीं है, इसीलिए वो आपका इल्यूस्ट्रेशन भी गायब हो जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन इज कॉल्ड मिरेज. व्हाई ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ऑब्जर्व्ड. डायमंड चमकता है, देखा होगा सबने. क्यों, तो डायमंड्स आर नोन टू बी देयर स्पेक्युलर ब्रिलियंस. द ब्रिलियंस इज मेनली ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनसाइड देम. द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेरेंस इज, अभी देखा था हमने 24.4 डिग्री सॉरी 4 डिग्री. क्यों, क्योंकि उसका जो डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है और हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, साइन सी इक्वल्स टू 1 अपन, तो एन इक्वल्स टू 1 अपन साइन सी ले सकते हो, ऐसी ले सकते हो. 24.4 डिग्री का साइन का वैल्यू आता है 0.4131, तो 1 अपन 0.4131 करोगे तो 2.42 आएगा. इन लोगों ने उल्टा किया, क्रिटिकल एंगल से एन मेजर किया. अगर हमें एन पता है तो हम क्या मेजर कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल. सो इट्स अ वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर वंस लाइट एंटर्स अ डायमंड इट इज अ वेरी लाइकली अंडरगो द विच रिएक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड इट. एक सरफेस पे 24.4 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हुआ, इसलिए वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. जब वो दूसरे सरफेस को टकराएगा तो वहां पे भी इंसिडेंट एंगल 24.4 से ज्यादा होगा, तो वापस वहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तीसरे को टकराएगा तो भी वहां पे सेम सिचुएशन होगी, मतलब कि वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा. अगर रियल सरफेसेस होती है रिफ्लेक्टिंग मिरर या प्लेन सरफेसेस तो देयर आर चांसेस टू ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी अंदर ही घूमता रहेगा. बात समझ में आया. एंड दस दिस फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कैन बी, इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड, क्योंकि वो एंगल मिल गया तो हमने एन कैलकुलेट किया। इसका साइन का टेबल देखना है, आता है? पॉइंट 4 डिग्री ये रहा, 0.4 डिग्री और 20, मतलब कौन सा लाइन है, 1 2 3 4, फिफ्थ वन ला, ओके, और 24 पे जाना है, 1 2 3 4 5 4 1 3 1, क्लियर है ना? बट अभी हमें थ्योरी में नहीं देंगे, थ्योरी में हैव टू रिमेंबर एंड देन हैव टू राइट अप, बराबर। न्यूमेरिकल है तो हमें साइन एंड टेन टेबल दे सकते हैं, थ्योरी में देंगे नहीं। तो अगर तुम्हें पता नहीं है वैल्यू तो तुम इसके बाद स्टेप लिख सकते हो डायरेक्ट, बीच वाला वैल्यू पता नहीं है तो सीधा 2.42। एक्सप्लेन द फिनोमिनल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इन अ राइट एंगल प्रिज्म। तो दिस इज द राइट एंगल प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी मैं गलती से 2.42 बोल गया था, बाकी है क्या ग्लास का 1.5, और 1.5 के हिसाब से एंगल कौन सा बन के आया, 42 डिग्री। कितना बन के आया, 42। तो इन द फर्स्ट टू केस क्रिटिकल एंगल आई सी फॉर द मटेरियल ऑफ प्रिज्म मस्ट बी लेस देन, क्योंकि प्रिज्म ग्लास में से बनाते हैं तो 42 आता है एग्जैक्टली, 42 पूरा भी नहीं आता है, 41 पॉइंट समथिंग है, बराबर। तो 42 भी अगर हम मान ले, 42 भी छोड़ो, 45 से क्या माना, लेस, कम माना, बराबर। इसका मतलब कि अगर आप 45 पे छोड़ रहे हो, जैसे कि ये तो परपेंडिकुलर गया, तो परपेंडिकुलर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, सीधा चल जाएगा। इस सरफेस पे ये नॉर्मल है, वो नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, 45, बराबर। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑबे करेगा, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे जा रहा है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो होते हैं, तो अगर ये मेरा इंसिडेंट एंगल 45 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना होगा, तो वैसे सीधा निकलेगा। मतलब हमें जो हॉरिजेंटल लाइट जा रही थी हमारी, उसको अगर मुझे वर्टिकली डाउनवर्ड कर देनी है तो ऐसे प्रिज्म अरेंज कर दो, वर्टिकली अपवर्ड करनी है तो प्रिज्म ऐसे अरेंज करो, तो ये टकरा के ऐसे जाएगा। आया समझ में, आया ना? जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में वापस लेनी है। तो यहाँ पे क्या, जो राइट 90 का एंगल बनाता था ना, उस सरफेस पे इंसिडेंट किया था, यहाँ पे हाइपोटेनियस पे ही करेंगे, 90 एंगल इधर है, तो 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। आया समझ में, और बैक मिल जाएगी। सच अ प्रिज्म इज ऑल्सो यूज टू इन्वर्टेड इमेज विथाउट चेंजिंग देयर साइज। ओके, इमेज को इन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, बट साइज चेंज नहीं होगी। देखो दिख रहा है, देखो इमेज जो है वो 90 डिग्री पे इन्वर्ट हुआ, पूरा 180 वाला इन्वर्टेड नहीं है, 90 डिग्री पे रोटेट हुआ, और 118 वाला इन्वर्ट चाहिए तो ये रहा, हुआ कि नहीं? ओके चलो, यहां पे भी यू कैन सी इस टाइप के भी प्रिज्म बना सकते हैं, जिसमें यू कैन सी सामने हमें इमेज तो मिला लेकिन कैसा, इन्वर्टेड मिला। इस प्रिज्म में हमें इमेज तो मिला लेकिन सेम साइड। ओके, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स आर to make use of the phenomena of total internal reflection. Optical fibers are fabricated with the high quality composite glass or quartz fiber. Each fiber consists a core and the cladding. Refractive index of this material of core is higher than cladding. Okay, core जो होता है वो inside part होता है, उसके ऊपर जो लेयर होता है उसको cladding बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे कि ब्लू कलर का पोर्शन कोर हो गया, उसके ऊपर का जो पोर्शन है क्लेडिंग, और एक ट्यूब होती है, बोले आपको क्रॉस सेक्शन बताया गया है। और आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोर इज हायर देन क्लेडिंग। क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेरर जाना होता है, तो अंदर का डेंसर, बाहर का रेरर। आ गया समझ में? फंक्शन क्या है? व्हेन द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज directed at the one end of the fiber and are at the suitable angle, it undergoes repeated total internal reflection along the length of the fiber and finally out crown at the other end. यहां से हमने एक सुटेबल एंगल के साथ इंसिडेंट किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जाएगा और दूसरे एंड से क्या निकल जाएगा, बाहर।
Since light undergoes the total internal reflection at the each stage, there is a no appreciable loss in the intensity of light in a, जितना लाइट भेजना है भेज सकते हो, कोई भी लॉस होने वाला अगर डायरेक्टली सेंड करेंगे तो स्प्रेड हो जाएगा. देयर इज अ चांसेस ऑफ दिस स्प्रेडिंग. यस और नो? Optical fibers are fabricated such that light reflected at the one side inner surface strikes the other side and angle larger than the which angle. वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब करेगा जब यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो. यहाँ का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो? ज्यादा. बोलो कोई डाउट? इवन इफ द फाइबर इज बैंड देन द लाइट इजिली ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ. ऐसा जरूरी नहीं कि सीधा ही फाइबर चाहिए, बैंड फाइबर में भी जा सकता है. आया समझ में? देखा है? बराबर. लाइट हो सके उतनी टिप पे आ रही है. आ रही है कि नहीं? दिख रहे हैं छोटे 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 डॉट्स, है ना? तो वो पाइप्स थोड़ी बिहेव करती है एज अ व्हाट? ऑप्टिकल फाइबर. ये 100% डिजाइन नहीं है, इसलिए आपको साइड में भी लाइट दिख रही है. बाकी रियल ऑप्टिकल फाइबर में साइड में लाइट दिखे नहीं है. डेकोरेशन में जो यूज होती है ना, सीधा लाइट कहाँ दिखे? टिप में. कहाँ देखे? टिप में. बात क्लियर? जहाँ पे ओपनिंग होगा लेंथ वाइज, यहाँ से एंटर किया, यहाँ पे ओपनिंग है तो यहाँ से ही लाइट निकलेगी, इन बिटवीन आपको कहीं दिखेगी. बात क्लियर? दस ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज्ड एज अ ऑप्टिकल पाइप. लाइट का पाइप हो गया वो. A bundle of optical fibers can be put on a several uses. The device that converts one energy from another, that is called. यहाँ पे इसका कोई जरूरत नहीं है. बोलो कोई डाउट? Confirm? Okay. Optical fibers are extensively used transmitting and receiving which signal? Electrical signals which are convert light by suitable. Okay. यहाँ पे ट्रांसड्यूसर आया इसलिए समझाया वहां पे, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक एंड कौन से सिग्नल्स, सॉरी जो भी हमारे क्या बोल सकते हैं कमांडिंग सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होते हैं. सबसे पहले हम वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और फिर लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू रन करवाएंगे. तो वो इन बिटवीन कहीं लीक होने वाला नहीं है. लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है. आया समझ में? और जब वो वहां से निकलेगा वापस उसको कौन से सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे? इलेक्ट्रिकल. तो उसके लिए जो यूनिट्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसड्यूसर, जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स. फॉर एग्जाम्पल दिस आर यूज्ड एज अ लाइट पाइप. हम इसको लाइट पाइप के तौर पे यूज कर सकते हैं. दैट फैसिलिटेट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ लाइक इसोफेगस एंड स्टमक एंड. डॉक्टर ऐसे डाल देते हैं पाइप, है ना, और उसकी टिप पे यहाँ से लाइट का सोर्स ऑन करेंगे तो उसकी टिप में जाके लाइट क्या होगा? निकलेगा. तो इंटरनल ऑर्गेन्स का क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन कर सकते हैं. कैमरा भी होता है, डायरेक्ट तो दिखेगा नहीं, दूसरी पाइप में कैमरा होता है, एक पाइप में से लाइट जाएगा. बात क्लियर? क्या बोलते हैं? इसमें नाम नहीं है. इसोफेगस वगैरह, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह का नहीं, वगैरह का ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, उसको एंजियोग्राफी नहीं, एंजियोग्राफी तो वो उसमें होता है अटैक में. एंडोस्कोपी बोलते हैं. नहीं, वो स्कोपी याद आ गया तो बाकी सब याद आ गए. एंडोस्कोपी बोलते हैं. आया वर्ड याद? आया ना? ओके. डेकोरेटिव लैंप, जो मैंने अभी आपको एक फोटो भी बताया, डेकोरेटिव लैंप फाइन्स प्लास्टिक फाइबर्स आर देयर. वो प्लास्टिक है, ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं है, इसलिए साइड में भी लाइट दिखा था, लेकिन द एम टिप पे बहुत अच्छे से दिखा था. मजा आ गया फाउंटेन देख के, है ना? घर में ले आओगे एक दो, है ना? ओके. तो ये सारे ऑप्टिकल्स फाइबर्स में प्लास्टिक फाइबर्स जो है देयर फ्री एंड्स फॉर्मिंग द फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स. द अदर एंड ऑफ द फाइबर्स इज अ फिक्स्ड ओवर ऑन
Electric lamp. Okay, when the lamp is switched on, the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of the free end as a dot of light. The fiber is such decorative lamps are optical fiber. इस तरह के जो fibers है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? But it is material wise not optical fiber. बाकी principle wise optical fibers. The main requirement of the fabricating optical fiber is that there should be very little absorption of light as it travels a long distance inside them. एक मेन प्रिंसिपल है जो काम करता है कि लंबे डिस्टेंस तक सिग्नल क्यों जा सकता है लाइट का, क्योंकि वो मटेरियल ऐसा है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब लीक भी नहीं होने देता. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो लीक होने के तो चांसेस नहीं है. बताया था ना अभी, दो सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो दूसरी साइड तो जा ही नहीं सकता है ना. दिस हैज बीन अचीव्ड बाय प्योरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन मटेरियल ऑफ सच एज क्वार्ट्ज में से हम बना सकते हैं फाइबर्स. सिलिका ग्लास फाइबर, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट मोर देन 95% ऑफ द लाइट और अ फाइबर लेंथ ऑफ, नॉर्मली अगर टॉर्च लगाओ 1 किलोमीटर तक तो क्या जाएगा, बट ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यही लाइट को हम 1 किलोमीटर ट्रैवल करवा सकते हैं, वो भी 95% सेम इंटेंसिटी वाला निकलेगा. क्लियर हुआ? हाँ या ना? बोलो. अब टू नाउ कोई डाउट है तो बताओ. है कोई डाउट? ओके, अब बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज. उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन बाय द टू ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस. तो वो जो दो स्फेरिकल सरफेस है उसके थ्रू क्या बनेगा, लेंस बन गया. एक सरफेस है दूसरा सरफेस. तो an infinitesimal part of the spherical surface can be regarded as a planar and the same laws of refraction can be applied every point on the surface just as for the reflection by the spherical mirror. में जो भी लॉस आए थे वही लॉ हम एक सरफेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. The normal to the point of incident is a perpendicular to tangent plane to the spherical surface at the point and therefore passes through. जैसे अभी हमने मिरर में बताया था कि अगर मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल लेना है तो सरफेस को टेंजेंट लेना पड़ेगा एंड दैट नॉर्मल पासिंग थ्रू द व्हाट, बताया था मिरर में. वैसे का वैसा यहाँ पे भी है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस which is perpendicular to tangent plane to spherical surface and this point therefore passing through the center of. क्लियर है? 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट हुआ. 32 क्वेश्चन से अब हमें अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर में अब जान आएगी. अप टू नाउ कोई नहीं था, इंफॉर्मेटिव नॉलेज था, बट उसको समझना कंप्लीट करना जरूरी था. अब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे. ओके, कुछ जो 10th के बेसिस वाले क्वेश्चन हो गए, आई एम गोइंग टू लीव इट. बेसिक डिस्कशन कर लेंगे फिर देखेंगे कैसे है. ये सब 10th के बेसिस पे क्वेश्चन है, आप थोड़ा अच्छे से याद करके आइएगा ताकि उसमें ज़्यादा दिक्कत ना हो. है चैप्टर अभी काफ़ी कुछ अच्छा बाकी. नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स.